हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो वाकई में उसका पालन करो। ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कल जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, तो उन्होंने ये शब्द यूज किया कि अभी जो सिविल कोड लागू है वो कम्युनल सिविल कोड है और अब सेक्युलर सिविल कोड की। मैं कम्युनल सिविल की, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। कम्युनल कौन है और कौन नहीं है, ये देश की जनता जानती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से एक नई बहस शुरू कर दी है। नई बहस ये है कि इस वक्त जो देश में कानून लागू है, जो सिविल कोड लागू है, क्या वो सांप्रदायिक है, क्या वो कम्युनल है, और क्या भारत में किसी सेकुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कॉमन सिविल कोड की बात करती है, कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात करती है। कॉमन सिविल कोड के जरिए देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो इस वक्त सिविल कोड लागू है उसको कम्युनल बताया और सेकुलर सिविल कोड बनाने की बात की। प्रधानमंत्री जब ये बात कर रहे थे तो देश भर के टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिखाई दिए होंगे और उनके चेहरे पर एक प्रतिक्रिया भी थी। उस प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच से सिविल कोड को लेकर जो कहा, उसके बाद से देश में बहस का शुरू हो जाना स्वाभाविक है और देश में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको लेकर एक नई बहस शुरू होगी। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आएगी और विपक्ष के तमाम दल के नेता इस पर अपनी बात रखेंगे। किस तरह से सिविल कोड को सेकुलर बनाया जा सकता है या सेकुलर ऑलरेडी जो कानून है उसमें एक सेकुलरिज्म का भाव है, ये भी सोचने वाली बात है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है संविधान के जाने माने जानकार कपिल सिब्बल ने, सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। और कपिल सिब्बल ने सिर्फ प्रधानमंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, कपिल सिब्बल ने और भी कुछ बातें की हैं, उन्होंने कुछ और भी सवाल उठाए हैं इस सरकार के कामकाज को लेकर, इस सरकार के सोच को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। मैं आपके सामने कपिल सिब्बल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रूरी हिस्से को पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने मंच से जो बात की, लाल किले की प्राचीर से जो बात की कॉमन सिविल कोड के बारे में और सिविल कोड को सेकुलर बनाने के बारे में, उन्होंने क्या कहा ये आप सुन लीजिए और साथ में ये भी देख लीजिएगा कि जब प्रधानमंत्री ये बात कर रहे थे तो देश के टेलीविज़न चैनलों पर उस कार्यक्रम को देखने वाले नागरिकों ने किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिएक्शन देखा है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे
और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और अब बात कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल सबसे पहले प्रधानमंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आए, और उन्होंने न केवल सिविल कोड के बारे में बात की, बल्कि प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर सवाल उठाया, बल्कि सत्ता के जो स्वभाव हैं, इस सरकार ने जो जिस तरीके से देश में अपनी नीति से, अपनी रणनीति से, अपने कार्यक्रमों से एक माहौल बनाया है, उस माहौल पर भी उन्होंने चर्चा की, उस माहौल के बारे में भी बात की। और उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त अविश्वास का माहौल है। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन देश में इस वक्त विश्वास का संकट है। और भी बहुत सारी बातें कपिल सिब्बल ने की हैं। मैं चाहता हूं कि आप कपिल सिब्बल का वो बयान खुद सुन लें। राजनीति में सबसे ज़्यादा अहमियत विश्वास की होती है। जो विश्वास खो बैठता है, उन लोगों पे अब जनता का जो विश्वास रहता है वो खत्म हो जाता है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं केवल राजनीति की बात कर रहा हूं। क्या आप असत्य बोलते जाओ, असत्य बोलते जाओ, तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो असत्य फिर सामने आ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि साहब आपने ऐसा क्यों कहा था, तो लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल 15 अगस्त को लाल किले में भाषण दिया और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। अच्छा है, उन्होंने ऐसी बात की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा कि किस बारे में वो बात कर रहे थे, कौन सा कानून, किस किस्म का कानून, उनकी धाराएं क्या होंगी, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, उनके भाषणों के बारे में अगर बारीकी से देखोगे, मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले किसी ने ऐसे विवादित भाषण नहीं दिए होंगे जितने भाषण प्रधानमंत्री जी जिस किस्म के देते हैं। आपको याद होगा, थोड़े बरसों पहले बात है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बिजली का खर्चा, लव जिहाद, पिंक रेवोल्यूशन, घुसपैठिए। अभी इनके जो चीफ मिनिस्टर है असम में, वो कहते हैं कि फ्लड जिहाद, लव जिहाद के बाद फ्लड जिहाद, और ऐसी यूनिवर्सिटी पे आरोप लगाना जो हिंदुस्तान के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, और बात करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की। अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा हो, लेकिन उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं असम में, वो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो इस तरफ आना चाहते हैं,
क्योंकि उनके हालात बांग्लादेश में ठीक नहीं हैं, उनको आने नहीं देते। तो भागवत जी ने आज खुद बयान दिया है कि भाई हमें उनकी चिंता है और हम सब लोगों को चिंता है। क्यों नहीं आने देते? ये राजनीति है, क्योंकि वो बंगाली हिंदू हैं। तो इस किस्म की राजनीति को करना देश के हित में नहीं है। अभी देखो, जो हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, कोई भी नागरिक हो, सभी को काल पालन करना पड़ता है, सभी प्रोसिक्यूट होते हैं अगर कोई गलत काम करे। लेकिन ये भी बात सही है और सब जानते हैं कि जब इनके जो सहयोगी दल हैं, जो मतलब के सहयोगी लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जब वो आक्रमण करते हैं कुछ लोगों पे, तो सब लोग चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी चुप रहते हैं। और जब एक ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाषण करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और उठ के इनका मेंबर ऐसी ऐसी बात करता है जो मैं आज आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। फिर बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। अरे पहले सेकुलरिज्म का मतलब तो समझो, जरूर बात करो। हम भी चाहते हैं कि ये देश सेकुलर हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सेकुलर बनना पड़ेगा, तभी देश सेकुलर होगा ना। और फिर उसके साथ जुड़ता है अल्फाज सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस सिविल का भी मतलब समझना पड़ेगा। सिविल का मतलब है कि आप ऐसा अपना, बीजेपी का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी नागरिक को उसके जो पहनता है, जो भोजन खाता है, कहाँ से खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, उस पर तो विवाद नहीं होना चाहिए ना, तभी तो सिविल होगी बात। और आप ही के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आपने बोला कि जो कवड़िया चल रहा है वहाँ दुकानों पे नाम लिखना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। ये विवादित बातें आप करोगे और फिर आप लाल किले पे भाषण दोगे, तो एक नागरिक सोचता होगा कि भाई ये भाषण तो अच्छा है, होना तो चाहिए, लेकिन जमीन पे हो क्या रहा है उसका उलट। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ट्रिपल तलाक गलत है, फैसला किया ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो अलग हो जाती हैं अपने हस्बैंड से, उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये भी अदालतों ने फैसला कर दिया, किया है ना। तो आप चाहते क्या हो? आप ये तो पहले बताइए कि क्या बदलाव चाहते हो। क्योंकि अगर एक महिला और एक पुरुष, एक लड़का और लड़की अगर शादी कर लें और दो अलग धर्म के हों, तो विवाद खड़ा हो जाता है। क्यों विवाद खड़ा होता है? अरे अगर दो लोगों को प्रेम है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और फिर आप बात करते हो सेक्युलरिज्म की। पहले ये तो बताइए कि आप करना क्या चाहते। मैं देखो, आप बताओ, मैं तो वकील हूं, हम तो रोज अदालतों में देखते हैं, एक तरफ तो है ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, दूसरी तरफ एक हिंदू महिला को घर से बाहर निकाला जाता है। उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक, हस्बैंड को ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक तलाक तलाक, उसको घर से, उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सालों साल वो महिलाएं भटकती रहती हैं, वकीलों को पैसे देती हैं, मेंटेनेंस मिलता नहीं है। मेंटेनेंस मिलता ऐसा मिलता है कि भाई खर्चा होता नहीं है, बच्चे उनके पास रहते हैं, बच्चों का खर्चा कोई नहीं देता, हस्बैंड पैसे नहीं देता। रोज के रोज हम देखते हैं
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रोज के रोज देखते हैं। वो हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मुस्लिम महिलाओं के लिए तो आपके हमदर्दी है, हिंदू महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कानून ला रहे हो? अभी कोई किस तरह से विवाह करना चाहता है वो उनका हक है। आप अग्नि में फेरे लगाओ या कुछ और तरीके से करो, आप चर्च में करो, कहीं और करो, करार करो, कुछ भी करो, उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति किस चीज पे है ये जरा बताइए हमें। और हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से, बयानों से, बातचीत से, बर्ताव से ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। असली मुद्दे देश के सामने जो हैं वो ये नहीं है। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो वाकई में उसका पालन करो। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया। जो देश के सामने मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे हैं सबसे बड़े, और जब घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है मैं आपको बताता हूं। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठिए हैं। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। राजनीतिक घुसपैठिए वो हैं जो कुछ लोगों को वोट नहीं करने देते, मत नहीं डालने देते, और शासन उनका साथ देता है। लोगों की वोट रद्द की जाती है, इलेक्टरल रोल में नामो निशान नहीं रहता। ये असली मुद्दे हैं देश की डेमोक्रेसी के। इन पे आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिले? आपने 1,500 रुपया महाराष्ट्र में कहा कि हम महिलाओं को देंगे, अच्छी बात है, ये नहीं कहा, पर राजनीति मतलब कि चुनाव से पहले तो यही प्रयास है ना कि किसी तरीके से वोट खरीदे जाए। ये मैंने पिछले 10 सालों में देखा, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, पिछले मैंने 10 सालों में देखा है कि जिस किस्म की राजनीति पिछले 10 सालों में हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई, और विवादित राजनीति। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप भाषण तो रोज कर देते हो कि हाँ हम करेंगे। आपने किया क्या है पिछले 10 सालों में? आप पहले कहते थे मुझे 60 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, मैं बदल दूंगा हिंदुस्तान का नक्शा। फिर जब 60 महीने खत्म हो गए, आपने कहा कि मुझे 5 साल और दे दो, वो भी आपको मिल गए। फिर आपने वो शुरू कर दिया राम मंदिर का मुद्दा, फिर 370 का मुद्दा, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में आपने 370 खत्म कर दिया। चलिए, देश की भी यही मंशा थी, 370 हो गया, आपको राजनीतिक फायदा हुआ। आपने राम मंदिर बना लिया,
आप वहां शिलान्यास करने गए, सब कुछ किया ना आपने, फायदा हुआ आपको? जनता ने फिर भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं दी। इसका मतलब जनता नहीं चाहती कि आप विवाद के आधार पे राजनीति में आए। जनता चाहती है कि जो उनके जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, स्किल डेवलपमेंट की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, जिसके बारे में आपने बात की और अच्छी बात की है, और यह बात आपको कई बार करनी चाहिए थी, क्योंकि कई पिछले 10 सालों में कई ऐसी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के प्रति जो शर्मनाक हैं, और हर बात पे जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये असली मुद्दे हैं, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं के जो रोजगार है ना वो कमती होता जा रहा है। हमारे माइग्रेंट लेबर जो दूर दराज जाकर नौकरी लेकर घर पैसा भेजते हैं, वो माइग्रेशन कैसे बंद हो? जहां वो रहते हैं उनको वहां क्यों नहीं नौकरी मिलनी चाहिए? आप इंडस्ट्री को इतना फायदा देते हैं, उनको टैक्स का फायदा देते हैं, आपको कुछ मिला नहीं। अगर यही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने दिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ में, अगर यही इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं लेते और यही स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करते तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। बट बॉन्ड आपने लेने थे क्योंकि आपको अपने दफ्तर बनाने थे। उस दिन मैं पीछे गया गुवाहाटी, तो मैं मेन रोड पे जा रहा था, तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि ये देखिए सर, ये क्या है, ये कौन सी, ये लगता को कोई 5 स्टार होटल है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम साहब, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से बना। तो दफ्तर तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनाओगे, वही पैसा आप अगर स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते तो काया कल बदल जाता है हिंदुस्तान का। जितनी बेरोजगारी हमारे देश में है, और उसी की वजह से आज युवा भी नाराज हैं और मिडिल क्लास भी विश्वास नहीं करती, ये रियलिटी है। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं उसका आदर करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम आपके साथ हाथ मिला के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट में या आउटसाइड पार्लियामेंट आप बताइए ताकि हम आपका साथ दे सकें। विवाद से कुछ नहीं मिलने वाला, राजनीति जो है वो भी रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल ये है सर कि आप तो पूरी प्रधानमंत्री के पूरे बयान को लेकर और ताज़ा राजनीतिक हालात पे आपने बात करी है, और आज क्योंकि अब राजनीति का एक और बड़ा चुनाव होता है, आज चुनावों की घोषणा जो करने वाला है चुनाव आयोग, उसमें जम्मू कश्मीर जैसा अहम राज्य जिसकी मांग उठ रही थी वो भी शामिल है, हरियाणा भी, और उम्मीद है कि शायद झारखंड, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, झारखंड और महाराष्ट्र भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 स्टेट कन्फर्म है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनावों की जो घोषणा है वो आज चुनाव आयोग करेगा। कैसे? देखिए, पहले तो बात यह है कि जब ये बहस हो रही थी, बहस के बाद हमारे सोलिसिटर जनरल साहब ने एक बयान दिया था कि सितंबर में स्टेटहुड के चुनाव होंगे। तो स्टेटहुड तो नहीं मिल रही ना, इन्होंने तो परिवर्तन कर दिया। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में परिवर्तन ले आए कि सारी पावर गवर्नर को चली जाएंगी। तो अब अगर कैबिनेट का एजेंडा होगा तो गवर्नर तय करेगा 2 दिन पहले। जो होम मिनिस्ट्री की सारी बातें हैं वो गवर्नर के हाथ में है, पुलिस गवर्नर के हाथ में है, पब्लिक ऑर्डर गवर्नर के हाथ में है, ठीक है ना। तो सारी पावर तो गवर्नर ने ले ली, तो स्टेटहुड कहां मिला? तो वो जो वायदा किया था ना वो तो पूरा नहीं कर रहे, ठीक है ना। पहले तो यूनियन टेरिटरी से इसको स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बनाइए, वहां पूरी असेंबली दीजिए, चुनाव कराइए, लेकिन ये नहीं चाहते और कराएंगे भी नहीं। तो सीईसी तो अपना आपको मालूम ही है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। तो ये था कपिल सिब्बल का बयान।
अभी विपक्ष के तमाम लीडर्स का बयान आना बाकी है, राहुल गांधी का बयान आना बाकी है, कांग्रेस इस पर क्या कहती है वो आगे देखने, सुनने, समझने में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।